गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। अच्छा, लास्ट क्लास में कहां तक किए थे बेटा हम लोग? बच्चों लास्ट क्लास में कहां तक पढ़े थे हम लोग? सर इक्विलिब्रियम हो गया था फॉर गैसेस रिएक्शन। नहीं नहीं ठीक है, लास्ट में क्या लिखे क्या हो आप लोग देखो। केपी हो गया है। केस थर्ड डेल एन जी इज इक्वल टू 0 वाला। क्या 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 बोलो? सर केस थर्ड लिखे थे गैसेस रिएक्शन में, डेल एन जी इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं, ठीक, चलो कोई नहीं। चलो ध्यान देना बेटा, है ना। स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम क्लियर है? बाकी जो बच्चे आएंगे बोर्ड क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। सर देखो बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये किसकी कहानी है? ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी है। ये बात आपको समझ में आ गई है? मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड कब करेगा? जब कोई रिएक्शन, या इक्विलिब्रियम कब होगा? जब कोई रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? रिवर्सिबल नेचर का होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो बेटा क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था। मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था। और लॉ ऑफ एक्शन में मैंने बताया था बेटा कि जो रेट होता है ना, मतलब किसी रिएक्शन का रेट, मतलब किस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, रेट किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, रेट किस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन का ये हमको बताता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई थी? बोलो हाँ। सर ठीक। अब किसी जनरल इक्वेशन के लिए, फॉर अ जनरल इक्वेशन, और वो जनरल इक्वेशन क्या है बेटा? ए जो है वो बी से रिएक्ट करता है और सी बनाता है और डी बनाता है। इस जनरल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट पहले बहुत ज्यादा होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होने लगते हैं बेटा? जो भी आए हैं उनको एक्सेप्ट वो कर लो बेटा, जिनको कोऑर्डिनेट को होस्ट बनाया हूं मैं। आप लोग ऐड कर दिया करो जल्दी से जो आए हैं उनको, है ना। चलो यस सर। ठीक है। तो बेटा किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए क्या होता है ना, जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम समझाया था। इक्विलिब्रियम हम लोग रटे नहीं है बेटा, हम लोग समझे हैं कि देखो पहले हम लोग रिएक्टेंट बहुत सारा लिए थे और प्रोडक्ट जीरो था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा था। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगा तो रेट भी क्या होने लगा? कम होने लगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? बोलो हाँ। यस सर। ठीक। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लगे, प्रोडक्ट बढ़ने लगा, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगा। बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे ना। तो जहां पे मिलेंगे उस समय पे क्या होगा बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। बोलो हाँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं। वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा? देखो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा, मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट उसी टाइम में क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ। मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी टाइम इंटरवल डेल्टा पे
किसी टाइम इंटरवल पे जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया उतनी ही देर में उसी टाइम पे प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना लेता है। तो क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ना तो रिएक्टेंट का चेंज होता है ना ही प्रोडक्ट का चेंज होता है, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता तो क्या होता है बेटा, रेट भी चेंज नहीं होता है। समझ में आया क्या? ठीक है Yes. क्या? क्लियर है क्या? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या ये पूरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम लोगों को समझ में आ चुका है। क्लियर है? चलो अब इसके आगे ना बेटा, मैंने शायद तुम लोगों को बताया होगा, क्या बताया होगा, कि लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोगों ने समझा था कि इस इक्वेशन, ये देखो, ये मान लो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ये है तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कैमरा ऑफ हो गया है, क्या हो गया बेटा? कैमरा बंद हो गया है। अच्छा कैमरा बंद हो गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, अब देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, और क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, बोर्ड क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. यस। चलो अब देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस पे, इसके दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है बेटा, हाँ कि नहीं बोलो भाई, जो रिएक्शन इधर जा रहा है उसके लिए ये रिएक्टेंट है, तो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। वेरी गुड बेटा। तो हम क्या करते हैं ना बेटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड को लिखूंगा आर एफ और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के मैं लिखूंगा के एफ। ठीक है, और यहाँ पे ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक अपन पहुंच गए थे कि नहीं पहुंचे थे बताओ? यस सर। यस है ना? सर। तो इसको थोड़ा फास्ट करवाता हूँ बेटा, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। देखो, केबी इंटू कंसंट्रेशन सी पावर सी, कंसंट्रेशन डी पावर डी। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है, मतलब के एफ इंटू कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी के इक्वल हो जाएगा। देखो ये जो है, ये आपका केबी कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन डी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ बच्चों। Yes, sir. तो बेटा जब ऐसा, ये लेकिन ये वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही होती है। तो बेटा कांस्टेंट को एक साइड रखूंगा, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, कांस्टेंट को एक साइड लिखूंगा बेटा, तो के एफ बाई के बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी, ये सी ये डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी, इस पे डिपेंड करेगा। और इस कांस्टेंट को देखो, के एफ बाई के बी एक नया कांस्टेंट बनेगा के सी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है बेटा, ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बनेगा के सी। क्या बनेगा? एक नया कांस्टेंट बनेगा बच्चों के सी। तो के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, इसका कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लोगे विद इंक्लूडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या आप लोगों को ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, इतना आप लोगों ने लिख भी चुके हो, है ना? तो मैं इसको इरेज कर देता हूं Yes, अब।
इतना सारे बच्चों को क्लियर है 100%? हाँ कि नहीं? Yes, sir. चल अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। बेटा एट इक्विलिब्रियम आपको मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है, एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन लिख लेना, ए प्लस बी और ये रिएक्शन है बेटा 2C, किसके इक्वल? 2C के इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है बेटा मान लो 2 मोल इक्विलिब्रियम पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिया है मान लो ये भी आपको दिया है बेटा 2 मोल, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम दिया है बेटा मान लो 8 मोल। कितना दिया हुआ है? 8 मोल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 8 मोल दिया हुआ है। मतलब आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पे मोल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? Na दिया हुआ है, Nb दिया हुआ है, Nc दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कैलकुलेट Kc। क्या बोल रहा है बेटा? कैलकुलेट Kc कि Kc की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन कैसे रहेगा आपका? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे रहेगा बेटा आपका? भाई आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू लिखोगे, पहले लिखोगे प्रोडक्ट ऊपर न्यूमरेटर में, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और पावर आप ले लोगे 2। क्या ले लोगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और पावर क्या ले लोगे? 2 डिवाइड बाय आप ले लोगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या ले लोगे? कंसंट्रेशन, डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखो हमारी वो इक्वेशन थी उसमें प्रोडक्ट ऊपर था, रिएक्टेंट नीचे था और विद इंक्लूडिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या मैं Kc को इस इक्वेशन के लिए Kc ऐसा लिख सकता हूं? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे अब Kc इज इक्वल टू बेटा कंसंट्रेशन ऑफ C। तो कंसंट्रेशन ऑफ C मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय V और उसका पावर क्या हो जाएगा? 2। बोलो हाँ सर सही बात है, बोलो जल्दी से, हाँ सर सही बात है, जल्दी बोलो। फिर आप लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय V, फिर आप लिखोगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय V। यहां पे इस क्वेश्चन में बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था। दिया था क्या? नहीं दिया हुआ था। दिया था क्या बेटा बोलो? No, sir. No, sir. नहीं दिया हुआ था। समझ में आया? यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया हुआ था, फिर भी क्या किया बेटा, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो v स्क्वायर और ये v स्क्वायर दोनों कट गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? इज इक्वल टू nc का स्क्वायर डिवाइड बाई na इंटू nb। क्लियर है क्या? क्योंकि नीचे भी देखो ये v स्क्वायर और यहाँ पे भी v स्क्वायर कट गया, तो nc स्क्वायर डिवाइडेड बाई na प्लस nb। बेटा Kc की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो nc दिया हुआ है बेटा 8 मोल और 8 का कर देना बेटा स्क्वायर, Na कर देना बेटा, Na कितना दिया हुआ है बेटा 2 और Nb भी कितना दिया हुआ है 2। आपको वॉल्यूम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वॉल्यूम कट गया। ये हो गया आपका 64 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 1 ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16। तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 16। क्या आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया बेटा? बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। जल्दी से नोट डाउन करेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आप एक क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों, एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें अपन कर देते हैं 2a प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2c कर देते हैं बेटा, और यहाँ पे है ना बेटा nc की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4। क्लियर है? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब जरूरत पड़ेगा बेटा, ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा कि मुझे कैसे समझ में आता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन है, ए बी सी नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और अब आपको Kc बताना है। क्या बताना है बच्चों? Kc की वैल्यू बतानी है। चलिए इसमें सॉल्व करके जल्दी से आप मेरे को बताएंगे बेटा।
जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा सॉल्व करके जल्दी से, चलिए। सर 4 सर सर 4 सर 4 वेरी गुड बेटा, Yes, 4। 4. तो बेटा Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय V का होल स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय V, और यहाँ पे ना बेटा क्योंकि यहाँ पे A है तो यहाँ पे पावर क्या लग जाएगा बेटा, 2 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बोलो। तो यहाँ Yes, पे हम sir. पावर 2 लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लिख देंगे, डिवाइड बाय V लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कितना दिया है, 4 दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C 4 दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 1 लीटर दिया है ना। अब इसका स्क्वायर कर दिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है बेटा, 2 और यहाँ पे 1 लीटर और यहाँ पे पावर 2 हो गया। अच्छा यहाँ पे भी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है तो आपको खास कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 16 और ये हो गया आपका 4 × 2 8। अच्छा एक मिनट, ये एनसी हो गया 16 और ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2, इट मींस ये हो जाएगा आपका 16, 2 × 2 4, 4 × 2 8। बेटा इसका आंसर आएगा 2। क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा बेटा, 4 नहीं आएगा। आप लोगों ने यहाँ स्क्वायर नहीं किया क्या, बोलो। No, sir. क्योंकि यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना बेटा, तो आंसर Yes. क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। क्लियर है, 4 नहीं आएगा। आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों ने गलती कर रखी है, यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिखो जल्दी से। Yes, sir. Yes. समझ में आया बेटा, करना क्या है, Yes. इरेज कर दूं बेटा पूरा। Yes, sir. वेरी गुड, चलिए। कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं सर, पता नहीं, उठपटांग कभी भी किसी को रिएक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कोई बच्चा ऐसा है क्या, चलिए। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होता है और हमारी इस रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए, क्योंकि बेटा मेरे को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेनी पड़ेगी ना जिससे मैं आपको समझा पाऊं, तो मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली लेता हूं, मैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन ये वाली लेता हूं और उसके लिए Kc डिफाइन करता हूं। कुछ नहीं, आपको ये प्रोडक्ट साइड जो राइट साइड लिखा है उसको ऊपर लिखो विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डिवाइड बाय रिएक्टेंट करना विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो होती है बेटा ये डिफाइन होती है Kc इस रिएक्शन के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? Yes. यस सर। अगर मेरा रिएक्शन होगा A + 2B gives C या 2C, तो मैं Kc क्या लिख दूंगा बेटा, कंसंट्रेशन C पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B और ये पावर 2। हाँ कि नहीं बोलो। यस सर। अगर मेरा रिएक्शन होगा बेटा 3A सर वो साइड का कट रहा है थोड़ा। 5C, क्या बेटा, Yes. साइड का दिख नहीं रहा सब बोर्ड विजिबल नहीं है। बोर्ड क्या हो रहा है, हिल रहा है क्या? पर दिख सर नहीं साइड से रहा। कटा हुआ है। साइड अच्छा साइड से कटा हुआ है, हाँ ठीक है बेटा, मैं 1 मिनट इसको ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ। है तुम लोग एडमिट नहीं कर रहे हो, रिद्धि 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 आ गई कि नहीं आई? सर उसका बहुत देर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, हाँ। चलो मैं इसको बेटा ठीक करके लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे मान लो A2A इज एन इक्विलिब्रियम विद 3C है बेटा, मान लो। तो इसके लिए Kc कैसे डिफाइंड होगा बेटा, कंसंट्रेशन C लूंगा, पावर 3 लूंगा, कंसंट्रेशन A लूंगा, पावर 2 लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बोलो बोलो। यस Yes. अगर मेरे पास रहेगा बेटा A 2A
इज इन इक्विलिब्रियम विद 3b प्लस 2c रहेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, इसके लिए केसी कैसे लिखूंगा, लिखूंगा b का कंसंट्रेशन पावर 3, लिखूंगा कंसंट्रेशन c पावर 2, मैं लिखूंगा बेटा कंसंट्रेशन a पावर 2। बात समझ में आ रही है क्या, कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको याद कर लूंगा तो काम चल जाएगा क्या, मैं सिर्फ बनाना सीख जाऊंगा क्या, नहीं, मेरे को समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, मैं कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखता हूं। क्लियर है क्या बेटा, बोलो। Yes, yes sir. sir. चलो ये हो गया बेटा। चलो अब ये हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को शायद लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी रिएक्शन अगर गैसियस रिएक्शन है बेटा, गैसियस रिएक्शन है, अगर गैसियस रिएक्शन है बच्चों, अगर गैसियस रिएक्शन, तो गैसियस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये जैसे गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो जैसे मैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखता हूं ना बेटा, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेता हूं ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेता हूं ना, वैसे ही ना बेटा मैं गैसियस रिएक्शन के लिए क्या लिख सकता हूं बेटा, केपी भी डिफाइन कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा, केपी भी डिफाइन कर सकता हूं। और केपी क्या होता है बेटा, जैसे यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ले लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ले लिए बेटा, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले लिए बच्चे। कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है। कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लेना है बेटा, पार्शियल प्रेशर लेना है। क्या लेना है बच्चों, कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर लेना है। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, yes sir. आ गई ना बेटा समझ में। yes sir. तो बच्चे जैसे केसी डिफाइंड होता है ना, वैसे केपी भी होता है। ये भी क्या है, आपका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन एक बात ये याद रखना बेटा कि केसी और केपी की वैल्यू, बोले कि सर ये तो केसी है, ये केपी है, दोनों एक ही रिएक्शन के लिए है तो सेम होंगे। बेटा केसी और केपी की वैल्यू सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। और अगर आप पूछोगे कि रिलेशनशिप क्या है इन लोगों का, आपस में अगर इक्वल नहीं है तो कुछ रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, अगर आप मुझे इससे पूछेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, तो मैं कहूंगा केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल एन जी। यहां तक हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ। Yes, sir, हो गया था। ये हो गया था ना बेटा। तो रिलेशनशिप बिटवीन, ये मैंने डिराइव भी कर दिया था, बोलो हाँ। yes sir. तो केपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, केसी आर टी डेल एन जी। ठीक है, मैंने तीनों केसेस आप लोगों को बता दिए थे बेटा, है ना। पहला केस, Yes, sir. पहला केस अगर डेल एन जी जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 होगा इट मींस अगर डेल एन जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर डेल एन जी पॉजिटिव होगा बेटा तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी, और पावर जो कुछ भी होगा वो प्लस एक्स होगा, कुछ प्लस एक्स होगा, हाँ कि नहीं बोलो। अब आर Yes, तुम्हारा sir. प्लस होगा, टेम्परेचर तुम्हारा प्लस होगा, तो ये पूरी वैल्यू प्लस होगी। इसका मतलब केसी में मैं कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं ना, तब वो केपी के बराबर होता है। मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी, बोलो हाँ बच्चों, Yes, sir. बोलो हाँ बेटा। yes sir. फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर डेल एन जी, इफ डेल एन जी इज लेस देन 0, मतलब डेल एन जी नेगेटिव है। डेल एन जी क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो जो केपी होगा बेटा वो क्या होगा बेटा, लेस देन केसी होगा। और अगर डेल एन जी की वैल्यू 0 आ रही है, अगर डेल एन जी की वैल्यू 0 आ रही है तो केपी केसी के बराबर होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। yes sir. Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात समझना बेटा ना, देखो यहां पे जो डेल एन जी है, ये जो डेल एन जी है ये है गैसियस मोल्स। क्या है बच्चों, गैसियस मोल्स है। क्या है बेटा, गैसियस मोल्स है। क्या है बच्चे, गैसियस मोल्स। ठीक है क्या। yes sir. अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो अब एकदम, अब अपन कंपटीशन में आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं बेटा, कंपटीशन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स, या ये ऐसा CO2 गैस, इसके लिए डेल एन जी बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो क्या लिखोगे।
बेटा इसके लिए डेल एन जी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। डेल एन जी क्या होता है? समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गैसियस माइनस समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस। क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। विश्वंबर पांडे बेटा जल्दी बता। सर 0। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा बेटा, सुनो मेरी बात। बेटा कई लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा तुमको एक बात बता रहा हूं, पिछली बार भी शायद मैं तुमको बताया हूँ और अभी बता रहा हूं। इसके लिए ना बेटा यहाँ पे 1 टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 माइनस, बेटा यहाँ पे आपको 2 मोल दिख रहे हैं लेकिन ये वाला सॉलिड है तो इसको हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ गैसियस मोल्स लेना है। -1 तो ये आ जाएगा 0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा, बोलो। यस सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर इसके लिए कोई पूछेगा केपी और केसी में क्या रिलेशनशिप है तो मैं बोल दूंगा केपी और केसी बराबर है। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. ठीक। सेकेंड वन बेटा सुनो मेरी बात को, अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बता रहा हूं जहां पे तुम लोग गलती करोगे ही करोगे। तुम केसी इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा? केसी इज इक्वल टू क्या लिखते हो? केसी इज इक्वल टू इसके लिए लिखोगे तो मान लो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखोगे डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 लिखोगे और कार्बन लिखोगे। बेटा अगर प्योर सॉलिड है ना, अगर प्योर सॉलिड है, अगर प्योर सॉलिड है मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन आप हमेशा लेना 1। क्या लोगे? 1। क्या लोगे? 1। क्या लोगे बेटा? 1। और अगर प्योर लिक्विड है, क्या है बेटा? प्योर लिक्विड है तो उसका भी कंसंट्रेशन आप क्या लोगे बेटा? 1। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अभी आगे क्वेश्चन Yes, sir. करते तो समझ में आएगा बेटा। प्योर सॉलिड के लिए आपको 1 लेना है, प्योर लिक्विड के लिए 1 लेना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? जब आप क्या करेंगे Yes, बेटा? sir. केसी डिफाइन करेंगे, केसी डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? केसी डिफाइन करेंगे। और जब आप केपी डिफाइन करेंगे बेटा, जब आप केपी डिफाइन करेंगे तो आप लिक्विड के लिए लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेना और जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन भी क्या ले लेना बेटा? 1 ले लेना, क्योंकि उनका प्रेशर, अच्छा सॉरी केपी डिफाइन करोगे तो प्रेशर जो होगा, तुम प्रेशर वाला टर्म लेते हो, अगर लिक्विड आएगा, क्या आएगा? लिक्विड तो 1 ले लेना और अगर सॉलिड आएगा बेटा तो उसके लिए भी क्या कर लेना बेटा? 1 ले लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्वेश्चन में Yes, sir. देखेंगे जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चंस आएंगे तो उस बात को ध्यान रखना। क्लियर है क्या बेटा? बोलो। Yes, sir. ठीक, आगे आगे आएंगे क्वेश्चंस आएंगे तो अपन देखेंगे उसको। क्लियर है? चलो अब तुम लोग इसके आगे ध्यान दो। ये नोट डाउन कर लिए बेटा? ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिए हो? यस सर। Yes, sir. अब Yes, मैं sir. थोड़ा सा तुम लोगों को बेटा अभी आगे 1-2 क्वेश्चन करवा के मैं कंपटीशन में लेके जाऊंगा, ठीक है? कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी, क्योंकि भले तुम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़े हो लेकिन मैं उसके कंपटीशन वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा ताकि तुम लोगों को आसानी, ठीक है? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, N2 + 3H2 और ये मान लो 2NH3 लिखा हुआ है, ये गैस होता है बेटा, ये गैस होता है और ये भी गैस होता है। इसके लिए आपको बेटा डेल एनजी बताना है फर्स्ट थिंग, और रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप बताना है या कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है बेटा, कंपेयर या कंपैरिजन किसका किसका? केपी और केसी का कंपैरिजन करना है। चलिए जल्दी से मेरे को बताओ। बोलो बेटा। अरे क्या होगा डेल एनजी? जल्दी बोलो। सर डेल एनजी -2। -2, ठीक है? डेल एनजी की वैल्यू -2 की, देखो ये 2 बेटा
डेल एन जी कैसे निकालते हैं, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2, और यहाँ पे ये भी दोनों गैसियस है, 3 + 1 4 -4, तो क्या जाएगा -2 आ गया। Yes. बेटा अगर डेल एन जी जो है, सेकंड क्वेश्चन है ना, अगर डेल एन जी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो केपी छोटा होगा बेटा केसी से, बोलो हाँ। Yes. यस सर। बन गया सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बन गया। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अब आगे और बताना बच्चों मेरे को तुम लोग। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं तो बताना तुम लोग। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये इसका डिकम्पोजिशन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है और CO2 गैस बनती है। बेटा इसके लिए मुझे डेल एन जी कैलकुलेट करके बताओ चलो। सर 1। यहाँ पे ये है, इसको तो लेना ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या होना चाहिए गैसियस, ये 1 माइनस इधर 0, तो क्या जाएगा 1। कई लोग कैसे निकालेंगे, 2 - 1 करके भी 1 निकालेंगे, आंसर सही आएगा, लेकिन हर बार सही थोड़ी आएगा, इस बार बस सही आ गया। ठीक है, तो 1 कैसे होगा बेटा, ये सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो बेटा। Yes. चलो एक और क्वेश्चन बेटा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस क्या बनाता है बेटा, PCl5 गैस। इसके लिए डेल एन जी बताओ जल्दी से। -1। -1 समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे कितने दोनों गैस है तो 2, तो क्या आ जाएगा बेटा -1। वेरी गुड, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, बोलो। Yes. अच्छा अब मैं तुम लोगों को थोड़ी सी बात और बेटा, अगर मेरे को इस रिएक्शन के लिए पूछे कि केपी की वैल्यू क्या हो, केपी की वैल्यू तो क्या होगी जल्दी से बताओ। केपी का एक्सप्रेशन बनाना है, देखो मैं बताता हूं बेटा। केपी अगर लिखेंगे तो इसका प्रेशर डिवाइड बाय इसका प्रेशर लिखेंगे, बोलो हाँ। Yes. तो कायदे से हम लोगों को कैसे लिखना चाहिए, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CaCO3 लिखना चाहिए ना, ऐसे लिखना चाहिए ना, बोलो हाँ। हाँ बोलो। Yes. बेटा लेकिन इसका ये सॉलिड का क्या प्रेशर, इसका 1 लिख देना, सॉरी CaO, यहाँ पे CaO है, CaO। तो बेटा इसका हम लोग कोई प्रेशर नहीं लेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसका हम लोग को क्या लेना है 1। कैल्शियम कार्बोनेट का भी कुछ नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1। तो बेटा इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन आएगा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है बच्चे, बेटा समझ में आ रहा है। Yes. अगर इसके लिए केपी लिखना है तो क्या लिखेंगे, तीनों ही गैस है, तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू प्रेशर ऑफ Cl। क्लियर है क्या बेटा, बोलो बच्चों। Yes. अच्छा चलो आगे और देखते हैं अपन, आगे चीजें और समझते हैं। बेटा तुम लोग केपी और केसी के रिलेशन वाले क्वेश्चंस किए थे क्या, मतलब केपी दिया है तो केसी sir. कैलकुलेट करो, या केसी दिया है तो केपी कैलकुलेट करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने मैंने करवाए थे क्लास में? नो सर। नहीं करवाए। चलो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखोगे, मतलब मैं इससे रिलेटेड वो सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं जो तुम लोगों के नीट एग्जाम में या आईआईटी के एग्जाम में है ना, ये तुम लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे इफ Kc इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा इफ Kc इज इक्वल टू 20 मोल पर लीटर, if Kc is equal to 20 mole per liter for PCl5 gas is in equilibrium with PCl3 gas plus Cl2 gas. क्लियर है?
if Kc is equal to 20 mole per liter for PCl5 gas is in equilibrium with PCl3 gas plus Cl2 gas at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius, then calculate Kp. तो आपको Kp बताना है बच्चों, क्या बताना है बेटा? Kp बताना है, ठीक है? Yes, sir. चलो, कौन कौन बना सकता है, जल्दी बना लो भैया। तो बेटा देखो इधर, Kp इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Kc होता है, RT होता है, डेल Ng। बेटा R की यूनिट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी क्या, ये बताओ। R की यूनिट यहां पे लेना 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्या लोगे बेटा? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर को आपको हमेशा केल्विन में लेना है बेटा। किसमें लेना है? केल्विन में। R की यूनिट होगी बेटा, देखो सुनो, तुम इस R को जानते हो क्या? अभी नहीं जानते हो। तुम इस R को जानते हो क्या? नहीं जानते हो। बेटा जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना बेटा, जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, तब तुम इस R गैस कांस्टेंट को बहुत अच्छे से समझने लगोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो, ये जो R है ना तुम्हारा, ये R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी होती है बेटा। और R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये भी होता है। तो बेटा ये आप लोग पढ़ोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है कि बेटा जिसको आप अंदर से बहुत अच्छे से नहीं जानो। बस अभी क्या है, अभी आप लोग क्या करो, याद रखना कि आप ये वाली यूनिट लें। अब ये वाला लेने का भी कारण क्या है? ये वाला लेने का भी कारण क्या है? देखो ये दोनों सेम है बेटा, अलग अलग नहीं है। बस ये क्या है, आप जब 1 किलोमीटर को किलोमीटर में लेते हो तो 1 किलोमीटर लिखते हो, लेकिन जब मीटर में लेते हो तो 1000 लिख देते हो ना। तो अब ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, दोनों तो सेम है ना बेटा। वैसे ही जब जूल केल्विन पर मोल में लिख रहे हो तो 8.31, लेकिन लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो यही वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी? 0.0821 में। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तो और एक अच्छी बात बता रहा हूं, ये वाला क्यों लिया गया पता है बेटा? ये वाला कारण क्या है? देखो, ये केसी कहीं ना कहीं मोल पर लीटर में आएगा। बोलो हाँ सर, सही बात है। Yes, यस sir. सर। तो आर की यूनिट बेटा मैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल वाला मान लो लेता हूं, तो टेम्परेचर T केल्विन में मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं बोला ना यार, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, तो टेम्परेचर को केल्विन में लूंगा। तो सुनो मेरी बात को, ये पर लीटर, ये लीटर, ये केल्विन, ये पर केल्विन, ये मोल और ये पर मोल कट जाएगा, तो केपी किस में आ जाएगा बेटा? एटमॉस्फेयर में। मैं इसीलिए ये वाली वैल्यू ले रहा हूं बेटा, क्योंकि यही वैलिड वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब कायदे की बात और काम की बात, और काम की बात बेटा, अगर मैं ये 0.0821 लूंगा, अगर मैं ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लूंगा, तो मैं सॉल्व करते करते तो खो जाऊंगा। हाँ कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो बेटा मैं मस्त एक बात बताता हूं, ये 0.0821 की वैल्यू 1/12 के आसपास आती है। किसके आसपास आती है बेटा? 1/12 के आसपास। तो अगर तुम इसकी जगह पे ये लोगे तो ये ज्यादा आसान है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. तो बेटा आप क्या करना, आप लोग 1/12 ले लेना। ले लोगे क्या? बोलो तो। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आ गया। अब फिर अपना वापिस पहुंच जाते हैं। तो केसी की वैल्यू दी हुई है बेटा, केसी की वैल्यू दी हुई है तुम्हारी कितनी? 20 मोल पर लीटर। कितना? 20 मोल पर लीटर। आर की यूनिट तुमको दिया है बेटा 1/12 ले लूं क्या? बोलो ले लूं क्या? ले लिया। टेम्परेचर को किसमें लेना है बेटा? केल्विन में लेना है। किसमें लेना है? केल्विन में। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना जानते हो क्या?
आप डिग्री Yes, सेल्सियस को केल्विन में हैं यस सर। जानते हो क्या होगा बेटा? अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए ना, तो जो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें आप 273 ऐड कर दो। कर दोगे क्या? कर दोगे क्या? Yes, sir. यस तो सर। मैं बहुत प्यारा Yes, sir. बना, मेरे को 27 बहुत अच्छा लगता है। पूछो क्यों? क्यों सर? बेटा मेरे को 27 डिग्री सेल्सियस बहुत पसंद है। कारण क्या है कि 273 में 23 को ऐड कर देता हूं तो 300 हो जाता है। क्या हो जाता है? 300। अब सोचो 300 को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आसान है। अगर ये 298 253 ऐसा रहता तो मैं तो पागल हो जाता। होता कि नहीं बोलो? होता कि नहीं बोलो जल्दी से? Yes, sir. Yes, अब sir. बेटा इसके ऊपर डेल एनजी भी तो लेना है, तो इसके लिए डेल एनजी क्या होगा? 2 - 1 मतलब 1, मतलब कोई दिक्कत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? केपी। बोलो हाँ सर सही बात है, जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. तो बेटा देखो ये 3 1 और ये हो गया 3 4 तो ये हो गया 25 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? ये हो गया 500। तो 500 एटमॉस्फेयर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कितना आसान है ना बेटा? बोलो Yes, sir. आसान है कि नहीं? ये बोलो जल्दी से। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। ठीक है। हाँ एक चीज ये है कि ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये अप्रोक्स वैल्यू। पूछो अप्रोक्स वैल्यू क्यों है? पूछो। क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.0821 नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है बेटा? कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/12 लिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो Yes, sir. मजा आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक, वेरी गुड बेटा। रिद्धि आज परेशान हो गई है बच्ची भाई, है ना? ज्वाइन ही नहीं हो पा रही है। यस सर। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, है ना? बता देना उसको, रिद्धि को। नोट डाउन कर लिए बेटा? Yes, यस। sir. चल आगे बढ़े। Yes, sir. चल एक क्वेश्चन और करते हैं ना बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. लिखो इफ Kp इज इक्वल टू, इफ Kp इज इक्वल टू 50 per atmosphere, if Kp is equal to 50 per atmosphere for 2SO2 plus O2 2SO3, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट बेटा 25 अच्छा नहीं लगता यार, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तुम लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? बोलो। No, sir. हाँ No, sir. मेरे को यही अच्छा लगता है। देन Kc विल बी, Kc क्या होगा ये पूछ रहा है, Kc की वैल्यू निकाल। ठीक है, अब रिलेशन हमको पता है बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल Ng। Kc को कैलकुलेट करना है, Kc लिख देते हैं। Kp दिया है बेटा 50 पर एटमॉस्फेयर। अच्छा एक चीज और बेटा, Kp और Kc की यूनिट ना यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पर एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, मोल पर लीटर भी हो सकती है, मोल पर लीटर का स्क्वायर भी हो सकता है, मोल पर लीटर का। क्यों? क्योंकि देखना, देखो बच्चों, Kp बेटा, ये Kp जो है वो कहीं ना कहीं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है ना बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ध्यान दो, Pa Yes, sir. ये Pb, तो बेटा मान लो इसका एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का पावर C, एटमॉस्फेयर का पावर D, एटमॉस्फेयर का पावर A, एटमॉस्फेयर का पावर B, तो एटमॉस्फेयर का पावर A, सॉरी एटमॉस्फेयर का पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का पावर डेल Ng होता है। समझ में आया? तो बेटा जहां पे डेल Ng 0 वहां पे यूनिट लेस, जहां पे 1 वहां पे एटमॉस्फेयर, जहां पे 2 एटमॉस्फेयर स्क्वायर, जहां पे डेल Ng -1 वहां पे पर एटमॉस्फेयर। तो बेटा इसको देख के परेशान नहीं होना,
ये कभी एटमॉस्फेयर आएगा, कभी पर एटमॉस्फेयर आएगा, कभी एटमॉस्फेयर का स्क्वायर आएगा, कभी क्यूब आएगा। तो तुम लोग रोना गाना नहीं मचाना रे बाबा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो 50 पर एटमॉस्फेयर केसी आरटी अप्रॉक्स वाली ले लेता हूं बेटा, मेरे को अच्छी लगती है। क्या ले लूं क्या? Yes, sir. कि अपना वही अपना 27 मतलब 300। बोलो हाँ, समझ में आ गया सर आप क्यों किए ऐसा, 27 क्यों लिए थे? क्लियर है Yes, sir. बेटा? इसका डेल एनजी कितना होगा? 2 और इधर 3। अरे 2 - 3 मतलब -1। हाँ कि नहीं? Yes, sir. तुम लोग बढ़िया पढ़ो रे भैया, है ना? कोई दिक्कत होती है तो बताया करो बेटा। बहुत दिन से तुम लोगों की क्लास नहीं लग रही थी, है ना? मेरी क्लास तो तुम लोगों Yes. से पूछ नहीं पाया हूँ मैं। तो ये -1 डेल एनजी की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 बेटा। -1 मतलब समझ रहे हो, ये डिवाइड में जाएगा और फिर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? नहीं है समझ में? ये 50 पर एटमॉस्फेयर, ये केसी बेटा, ये -1 है मतलब ये डिवाइड में है कुल मिला के। और क्या है ना? हाँ कि नहीं? बोलो ना यार, तुम लोग कुछ नहीं बोलते। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो केसी = 50 × 1/12 × 300। तो ये हो गया 100, ये हो गया 4। इसको तो 25 मान के ही चलो। तो 25 इसको मान लिए बेटा। तो 25 × 5 कितना हो गया? 125। और ये क्या हो गया? 0। तो 1250 केसी की यूनिट क्या होगी बेटा? मोल पर लीटर। एक चीज बताता हूं, याद रखना। यूनिट के लिए एक चीज बताता हूं बेटा, यूनिट के लिए एक चीज बताता हूं। जो यूनिट होती है ना, यूनिट केसी की यूनिट क्या होगी बताऊं? है, सुनो ना मेरी बात को। केसी की यूनिट क्या होगी बताऊं? मोल पर लीटर और पावर डेल एनजी। ओहो, मैं गलत लिख दिया हूं। देखे, ये पर एटमॉस्फेयर था ना बेटा, ये लीटर पर मोल होगा, या मोल पर लीटर के पावर -1, मोल पर लीटर के ऊपर -1। देखो, केसी की यूनिट होगी मोल पर लीटर पावर डेल एनजी, और जो केपी की यूनिट होगी ना बेटा, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डेल एनजी होगा। क्या ये मेरी बात, अभी तो मैं इसको थोड़ी देर पहले एटमॉस्फेयर वाले को डिराइव भी किया, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर किसका किसका हो गया? जल्दी से हैंड राइज करके बताओ, तो मैं देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होते ही जा रहा है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब अपन इतना पूरा पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए बेटा। तुम लोग अगर इतना अच्छे से कर लिए ना, तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, ड्रॉपर वालों को भी बार बार ये सारी चीजें बतानी पड़ती है बेटा, जो इतना पढ़ के आए रहते हैं ना। तुम लोग अच्छा कर रहे हो, मैं शुरू से तुम लोगों के लिए बोलता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम लोग थोड़ी थोड़ी और मेहनत बढ़ा लोगे तो तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छा करोगे। समझ में आया? Yes. यस अब सर। हम लोगों ने रिएक्शन देखा, रिवर्सिबल रिएक्शन देखा, हम लोगों ने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये देखा, हम लोगों ने केसी भी पढ़ लिया, मतलब किसी भी एक रिएक्शन के लिए केपी भी निकल सकता है, केसी भी निकल सकता है। फिर हम लोगों ने देखा केपी और केसी इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। केपी और केसी में रिलेशनशिप भी देख रही है, डेल एनजी भी। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि किसी रिएक्शन के लिए, जैसे हम लोगों के पास ये है फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन, फॉर अ जनरल केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन है बेटा, एक रिएक्शन है बेटा ये, और ये है सी, ये है आपका डी, और इसके लिए मान लो केसी दिया हुआ है। केसी भी हम लोगों को कैलकुलेट करना आ गया है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया है। ये देखो, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया है। अब अगर ना बेटा कोई हमसे पूछे कि इस केसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से
फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, तो लिखेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो कितना अच्छे से लिखा ना, मेरे को इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पढ़ाऊंगा बेटा अब मैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है क्या बेटा? बोलो Yes, sir. यस सर। अब आप लोगों को अभी खुशी होगी। क्या खुशी होगी पता है बेटा? अगर दुनिया में किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, तो सिंगल एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है बेटा? सिर्फ टेम्परेचर ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकता है बेटा? चेंज कर सकता है। किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है बेटा? टेम्परेचर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. अरे अब अपने को बेटा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी बाबा, है ना? अब हम लोग देखो, अभी तक मैं बोलते आ रहा था कि बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी आ जाएगा। वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरा का पूरा पढ़ाता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा वो बताऊंगा। जो नहीं समझ में आएगा मेरे को तुरंत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, इसको और अच्छे से बताओ। ठीक है क्या? ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ना, उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर मेरे सिस्टम, मेरी रिएक्शन का टेम्परेचर है T1, क्या है? T1, ठीक है क्या? Yes, sir. और मैं अपने T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटा? K1। T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटा? K1। T1 पे एट टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो कितना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो कितना है? K1। समझ में आया? मैं टेम्परेचर को T1 से कहां लेके गया हूं? T2 टेम्परेचर पे लेके गया हूं। मैं टेम्परेचर को T1 से कहां लेके गया हूं? T2 लेके गया हूं। T2 लेके गया हूं, और किसी ने तुमको कान पे बता दिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, इसका मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है। मैं टेम्परेचर को T1 से T2 लेके गया हूं और T2 इज ग्रेटर देन T1 है, मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है कि कम किया है? बढ़ाया है। बढ़ाया है। बढ़ाया। तो T1 टेम्परेचर पे K1 और T2 टेम्परेचर पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K2, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोग रिएक्शन से देखते हैं। लिखेंगे log K2 by K1। बेटा देखो सिर्फ एक बार देखना है, उससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। log K2 by K1 इज इक्वल टू, लिखेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई 2.303 R, और यहां पे लिखेंगे 1/T1, और यहां पे आप लिखोगे 1/T2। इसको लिखो एक बार जल्दी से, इसको लिखो। चलो, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो यहां पे मैंने लिखाया है। log K2 by K1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई 2.303 R, 1/T1 माइनस 1/T2, ब्रैकेट क्लोज। ये आपको क्लियर दिख रहा है ना बेटा? Yes, sir. हो गया बच्चे? हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर वो 2.303 है क्या? 2.303 R है बेटा, 2.303 R है बच्चे। R अपना क्या है? वही अपना गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसको अभी तक Yes, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है क्या बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटा मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं यार बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग क्या पढ़े रहते हैं? अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के इक्विलिब्रियम पढ़ते ना, तो हम क्या पढ़े रहते हैं मैं बताता हूँ।
बेटा हम हमारे पास ना दो रिएक्शन के, भाई रिएक्शन किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से होता है, तो बेटा रिएक्शन का भी क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। एक रिएक्शन होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है बच्चे, क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? Yes, sir. हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा? हम एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। Yes, sir. फिर ना बेटा एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहां पे हीट एनर्जी क्या होती है बेटा? हीट एनर्जी गेन होती है, एब्जॉर्ब होती है। समझ में आया? तो या तो आप इधर प्लस हीट लिखो और यहाँ पे माइनस हीट लिखो, या तो प्लस हीट यहाँ पे लिखो। बात समझ में आई? ये आपका एक्सोथर्मिक, ये आपका एंडोथर्मिक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। आपके Yes, पास sir. दो रिएक्शन होता है बेटा, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड प्लस आएगी और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड प्लस आएगी। और अगर आप इसको प्रोडक्ट साइड में लिखना चाहते हो तो माइनस हीट लिख देना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब दो टाइप की रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े रहते अभी, है ना, मतलब मैं तुमको पढ़ा चुका होता, उसके बाद इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा होता, तो बेटा एक चीज ये ध्यान देते कि एक्सोथर्मिक, अभी याद करो, अभी बस ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है बेटा नेगेटिव, और एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है बेटा पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल एच की वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल एच की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। और ये रिएक्शन, ये देख लो एक बार, समझ में आई कि नहीं आई बात बताओ? Yes, sir. चलो अब इसको नोट डाउन करो बेटा, इसको नोट डाउन करो कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा डब्बा बनाना, ऐसे प्यारा सा डब्बा बनाना, लिखना फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एच होता है नेगेटिव, और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच होता है पॉजिटिव। डेल एच क्या होता है? पॉजिटिव। और लिखना ये हम लोग थर्मो में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बेटा? बोलो। Yes, sir. अब बेटा पहली चीज, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर 2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है उसके लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं बेटा। केस वन दिख रहा है ना बोर्ड में? एक मिनट, दिख रहा है? ठीक है। Yes, sir. केस 2 और नेक्स्ट वन बेटा केस 3। बोलो हाँ। Yes, sir. बेटा केस 1, अगर आपका और आपका रिएक्शन क्या हो सकता है बेटा? कोई भी एक रिएक्शन दुनिया में, कोई भी क्या, ये आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। ठीक है क्या? इधर का ये इसको भी मिटा देता हूं, मिटा दो इसको, हो गया ये? Yes, sir. यस सर। अब मेरी बात समझना ध्यान से। चलो बेटा, आपका पहला केस क्या हो सकता है? इफ फॉरवर्ड, हम लोग ये जो एंथैल्पी लेते हैं ये किसके लिए लेते हैं बेटा? फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए। किसके लिए? फॉरवर्ड वाले के लिए। ठीक है। इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, मतलब डेल एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। डेल एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है?
Yes, sir. तो बेटा इसको देखना, मैं ध्यान से कैसे लिखता हूं ना, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखना, log K2 by K1 is equal to del H divide by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 को लिख सकता हूं T2 minus T1 डिवाइड बाई T1 T2 लिख सकता हूं ऐसा, लिख सकता हूं ऐसा, यस सर। लिख Yes, सकता हूं sir. ना, T1 T2 T2 minus T1 जैसा नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हैं। चलो, अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब डेल एच पॉजिटिव, तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। यस सर। यस सर। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अब 2.303 भी पॉजिटिव है, बोलो हाँ। यस यस सर। Yes, sir. पॉजिटिव है, और हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, मतलब डेल एच भी पॉजिटिव। समझ में आया? यस सर। मतलब यहाँ पे नेगेटिव होने का कोई भी चांस नहीं बनता है, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब ये बेटा कि log K2 बाय K1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर। Yes, sir. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और रही बात ये भी पॉजिटिव, तो एंडो जिसका फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है उसके लिए log K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब log K2 बाई K1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, बोलो हाँ। भाई 0 Yes, से sir. ज्यादा Yes, sir. वाली वैल्यू को पॉजिटिव बोलते हैं। हाँ बोलो। Yes, sir. काम की बात एक बताता हूं कि log 1 की वैल्यू होती है 0। काम की बात यह है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो अगर log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log K2 by K1 इज ग्रेटर देन log 1, बोलो हाँ। 0 की जगह पे log 1 लिख दिया हूं, बोलो हाँ। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सर। log K2 by K1 is greater than log 1. It means K2 by K1 is greater than 1. बोलो हाँ। यस यस सर। सर। Yes, sir. मतलब K2 is greater than K1, बोलो हाँ। Yes, sir. मतलब बेटा मैंने तो टेम्परेचर को बढ़ाया था, T1 से T2 किया था, ध्यान देना। मैंने तो टेम्परेचर T1 से T2 किया था, और टेम्परेचर को क्या किया था बेटा, इंक्रीज किया था, बोलो हाँ। यस Yes, sir. तो K1 की वैल्यू से जो K2 की वैल्यू हुई, तो K की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो T1 से T2 किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से K2 हो गया, और K2 इज ग्रेटर देन K1 आ रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे। अगर एंडोथर्मिक होगा, क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। ये बात किसके लिए लागू होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्या होगा, जब तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसेस जो है वो अगर एंडोथर्मिक है तो तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। बोलो बात समझ में आई यस कि नहीं सर। आई, बोलो। Yes, sir. Yes, इसको sir. पूरा जल्दी से लिख लो बेटा, पूरा जल्दी से लिख लो, चलो फास्ट।
हो गया बेटा, इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. तो बेटा यहां पे मैं लिख देता हूं, अब यहां पे मैं सिर्फ रिजल्ट लिखता हूं क्योंकि मेन तो हमको रिजल्ट से काम। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल H पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर को कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कम। ये आपका रिजल्ट क्या है? ये आपका रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? अब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा केस 2। मतलब अगर इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, if forward reaction is endothermic reaction, तो क्या होगा बेटा? देन डेल H की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ मेरे को। Negative. नेगेटिव। डेल H की वैल्यू होगी नेगेटिव। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं तो टेम्परेचर को T1 से कहां लेके गया हूं? T2 में। मैं टेम्परेचर को T1 Yes, से sir. कहां लेके गया हूं? T2 में। और मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, ये मैं जानता हूं। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन लेना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया हूं। तो K1 की वैल्यू K1 से क्या हो जाएगी बेटा? K2 हो जाएगी। बोलो हाँ। K1 की Yes, sir. वैल्यू K1 से क्या हो जाएगी? K2 हो जाएगी। हाँ कि नहीं? बोलो। Yes, sir. उसी में रिलेशन आप मेरे को निकालना है। तो देखो बेटा, log K2 बाई K1, log K2 ये वाला हो गया ना बेटा, इसका काम खत्म, ये वाला हो गया खत्म। अब log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है। बोलो हाँ। Yes, sir. ये भी पॉजिटिव है। बोलो हाँ। Yes, sir. डेल H नेगेटिव, इस पूरे को नेगेटिव कर दिया है। बोलो हाँ। Yes, sir. तो log K2 बाई K1 की जो वैल्यू होगी बेटा, वो लेस देन 0 होगी। ये बात भी मानो। Yes, sir. मतलब ये कि log K2 बाई K1 की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन log 1 रहेगी। ये बात भी मान लो। Yes, sir. मैं इसके आगे यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो बेटा log K2 बाई K1 की वैल्यू जो रहेगी, अगर log 1 से कम है, सीधे लिख देता हूं मैं यहीं पे, है। तो बेटा जो K2 होगा वो लेस देन रहेगा K1। ये बात भी तो मानो। Yes, sir. मतलब इसके बाद एक स्टेप ये वाला छूट जाएगा भाई। K2 बाई K1 इज लेस देन 1, मतलब K2 इज लेस देन K1। मान लो ये बात को, ठीक है, ये वाला स्टेप। तो यहां से मेरे को एक बात ये समझ में आई बेटा, ये अभी पूरा ये जो इधर लिखा हूं ना, ये इसको छोड़ के इसको मिटा ही देता हूं का फालतू क्यों कंफ्यूज, है ना। इस पूरे में ये लिखना है। तो इस बात से मुझे ये समझ में आया बेटा कि टेम्परेचर को T1 से मैं T2 लेके गया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हुआ क्या बेटा कि K1 जो है ना बेटा, K1 जो है वो K1 से K2 हो गया, लेकिन K2 की वैल्यू क्या है बेटा? K1 से कम है, मतलब K डिक्रीज हुआ है। मतलब K2 की वैल्यू क्या है? लेस देन K1। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? मतलब ये, Yes, इसका sir. मतलब एक और तरीके से ये बोल सकता हूं मैं कि अगर तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, देन टेम्परेचर T को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो Yes, sir. क्लियर है कि नहीं बेटा? आया समझ में? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। अब इसको नोट डाउन कर लिए क्या बच्चों? बोलो बेटा। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था ना? बेटा ये अच्छा अच्छा, ये Yes, एक्सो sir. था बेटा, ये एक्सो था। ये एक्सो था और इससे पहले वाला एंडो था, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन Yes, के sir. लिए है और इससे पहले वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग लिखेंगे Yes, sir. केस 3। अब हम लोग लिखेंगे बेटा केस 3। केस 3 में क्या लिखना है बेटा? इफ डेल एच 0 रहेगा, मतलब ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, और ये किसके लिए होता है बेटा? थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन। थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन, तो थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन में डेल एच 0 रहेगा बेटा। और अगर डेल एच 0 रहेगा तो log K2/K1 की वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा? log K2/K1 की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0। 0. मतलब log K2/K1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा? log 1 के बराबर, Yes, sir. है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? बोलो जल्दी, हाँ बोलो। Yes, sir. मतलब K2/K1 की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर, मतलब K1 इज इक्वल टू K2। तो बेटा रिजल्ट ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को कम करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। कब 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 कब? जब तुम्हारा डेल एच क्या रहेगा? 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो Yes, sir. आई कि नहीं आई बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आ गई, वेरी गुड। जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक, मिटा दू? Yes, Yes, sir. sir. बेटा अब ना हम लोग थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ और भी देखते हैं, कुछ अदर फैक्टर्स देखते हैं। देखो ये फैक्टर्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, अदर फैक्टर्स। सुन मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, कॉपी पर रख देना, पहले सुनना बस। जैसे ए जो है ना बेटा, वो बी के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा। तो इसके लिए केसी क्या बोलोगे? केसी क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। हाँ कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन अगर तुमने इसको पलट दिया, मान लो इसको बी से ए, अगर तुमने पलट करके लिख दिया बेटा, कोई चेंजेस नहीं आता, पलट देने से कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन अब इसके लिए तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे भाई? लिखने का देखो, होता कुछ नहीं, रिएक्शन में कुछ नहीं होगा पलट के, ये तो सिर्फ लिखने का ढंग तुमने चेंज कर दिया। लेकिन अगर तुमने इसको उल्टा लिख दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ बी बाई ए, यहाँ पे ए बाई बी। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला कि ये जो के डैश सी है ये 1/kc है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक बात समझो मेरी बात को, ये हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ कुछ बोल रहा हूं, उसका मतलब भी समझना, और ये ऐसे लिख दिया उसको भी समझना। मान लो बेटा, ये इसको नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं? समझने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। सुनो मेरी बात। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है R से P, और उसके लिए Kc की वैल्यू है 2, उसके लिए Kc का वैल्यू है 2, उसके लिए Kc की वैल्यू क्या है? 2। क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। समझ में आया? अब Kc की वैल्यू 2 है, इसका मतलब Kc किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू 2। इसका मतलब अगर तुम इसको बहुत ध्यान से इसके बारे में सोचे होगे ना बेटा, तो तुमको ये बात समझ में आएगी कि जब इक्विलिब्रियम रीच करेगा, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
और ये जो कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम टाइम पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्या है ये बेटा, तुम केसी जब निकालते हो तो तुम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेते हो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, वो किस समय पे लेते हो, एट इक्विलिब्रियम। याद है कि नहीं है Yes, यस sir. सर। बेटा? जब वो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया था ना, उस समय पे तुम नहीं लेते हो। तुमको अगर केसी निकालना है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? Yes, sir. इसका मतलब ये है कि ये वाला रिएक्शन जब कभी भी इक्विलिब्रियम रीच करेगा, ये वाला रिएक्शन जिसका केसी की वैल्यू 2 है, ये जब भी इक्विलिब्रियम रीच करेगा उस समय पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डबल होगा। जब कभी भी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करेगा, केसी की वैल्यू 2 दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब जब कभी भी इक्विलिब्रियम रीच करेगा उस समय पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये जो पी का कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. अब कोई आदमी इसको ऐसे लिखता है, तो वो बंदा जिसने इसको उल्टा लिख दिया तो नेचर चेंज हो गया क्या? मतलब पूरी प्रकृति, भगवान चेंज हो गया क्या? मतलब इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे क्या सिर्फ उल्टा लिखने से? नहीं। अभी भी जब ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम रीच करेगा उस समय पे अच्छा, इसके लिए केसी की वैल्यू क्या होगी? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। हाँ कि नहीं बोलो? इसके लिए ऐसे लिखोगे ना? Yes, यस sir. सर। तो ये वाला और ये वाला रिएक्शन सेम है। इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डबल था रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, यहां पे भी प्रोडक्ट डबल आएगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, लेकिन इसको ऐसे लिखा था तो 2 लिखा और इसको ऐसे लिखा तो 1/2 लिखा, क्योंकि Yes, इसको भी 2 लिख दूंगा मतलब रिएक्टेंट डबल। ऐसा थोड़ी होगा बेटा, रिएक्शन चाहे इधर से पढ़े चाहे इधर से, प्रोडक्ट का पी का कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डबल होगा। तो जब ऐसे लिखोगे तो केसी 2 लिखोगे और ऐसे लिखोगे तो 1/2 लिखोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो मेरे बोलने का मतलब ये है बेटा कि जब भी आपके पास कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, मान लो P प्लस Q, ये R प्लस S, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लो दी हुई है X। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी हुई है? X। तो अगर इसको तुम पलट के लिखोगे ना, अगर तुमको पलट के तुमने लिख दिया या तुमको पलट के लिखना पड़ा तो केसी की वैल्यू x नहीं लिखना, इसका इनवर्स कर देना। क्या कर देना? इनवर्स कर देना। ये बात समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आ गई? चलो अब मेरी और बात सुन, मेरी बात सुनते ही जाओ बेटा। मान लो N2 प्लस 3H2 2NH3, इसके लिए केसी की वैल्यू मान लो 10⁻⁻2 है। तो ये पूछ रहा है कि 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2, इसके लिए केसी की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 10⁻². केसी की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, मतलब 10⁻²। बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग मेरे। मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया कि इसको पलट के लिखेंगे ना सर तो अपन उसको 1/, मतलब उसका इनवर्स निकालना है। हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये पहली चीज थी, और इसको हम लोग लिखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन, या इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसमें आप ब्रैकेट में लिखना इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डायरेक्शन को चेंज कर देने का, सॉरी, अगर आप ये केमिकल इक्वेशन, अरे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल रिएक्शन लिखना बेटा, मैं गलत बोल गया। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को चेंज कर देने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ता है, वो उसका इनवर्स हो जाता है। क्लियर है क्या? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir.
तो Yes. जब कभी भी अगर आपको पलट के लिखोगे तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर दोगे, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक, लिख लिए थे ना? Yes, sir. हाँ, अब सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। अब तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या कर दोगे? केसी को के डैश सी, नया वाला क्या हो जाएगा? 1/kc हो जाएगा। ये हो सेकेंड वन बेटा, सेकेंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन stoichiometry effect of change in stoichiometry of chemical equation. Effect of change in stoichiometry of chemical equation. Effect of change in stoichiometry of chemical equation. मतलब stoichiometry को चेंज करने से पे क्या होता है? stoichiometry को चेंज करने से क्या होता है? ध्यान दो क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। मान लो बेटा कि A से B एक रिएक्शन है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc किसके बराबर होगी? कंसंट्रेशन B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A। होगा कि नहीं होगा? ऐसा बताओ, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. मान लो बेटा कि मैं इस रिएक्शन में n मल्टीप्लाई, कोई नंबर n मल्टीप्लाई कर देता हूं, Na Nb। अगर मैं इस रिएक्शन में ये मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अब Kc की वैल्यू क्या होगी? K डैश C की वैल्यू क्या होगी बेटा? जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन B का पावर n और कंसंट्रेशन A का पावर n। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो। Yes, sir. मतलब कंसंट्रेशन B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A और पूरे का पावर क्या हो गया? n। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. B बाई A क्या है तुम्हारा? पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो Kc का पावर क्या हो जाएगा? n। मतलब जब भी आप किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसकी पावर बना देना। कैसे? देखो, मान लो एक रिएक्शन है बेटा, मान लो एक रिएक्शन है P इज एन इक्विलिब्रियम विद Q। उसके लिए Kc है बेटा 10 टू द पावर 2। कितनी है? 10 टू द पावर 2। क्या है? 10 टू द पावर 2। क्या है बच्चों? 10 टू द पावर 2। क्या है बेटा? 10 टू द पावर 2। इसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा पता है तुम लोगों को? पुराना वाले केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका पावर 3, मतलब 10 टू द पावर 2 का पावर 3, मतलब 10 टू द पावर 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। बात Yes, Yes, समझ sir. में आई कि नहीं आई? अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं, अगर उस रिएक्शन में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साथ ही साथ आप कांस्टेंट में क्या कर देना? उसी नंबर का पावर लगा। ये देखो पावर लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई किया तो पुराने वाले में क्या किया बेटा? 3 पावर लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. Yes, Yes, sir. sir. आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। आ गई Yes, sir. बच्चों? आ गई बेटा? Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? Yes, sir. हाँ चलो, अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? आगे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है? तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखो, N2 + 3H2 इज एन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। इसके लिए Kc दिया है बेटा 10 टू द पावर -2। क्या दिया हुआ है बेटा? 10 टू द पावर -2। क्या दिया हुआ है? 10 टू द पावर -2। तो बताओ कि 2N2 + 6H2 इज एन इक्विलिब्रियम विथ 4NH3। इसके लिए K डैश C की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 10 to the power -4. 10 टू द पावर -4 कैसे आया? 10 टू द पावर -2, इसका पावर 2, मतलब 10 टू द पावर -4। हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और।
अगर आपको दिया है N2 plus 3H2 gives 2NH3 और Kc की पावर दी है 10 to the power -2, तो मुझे बताओ कि हाफ N2 plus 3/2H2, दूसरा क्वेश्चन है ना, gives NH3, हाफ NH3, हाफ NH3, इसके लिए K-C की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 10 to the power -1. 10 to the power -1, क्यों? क्योंकि जो पुराना केसी था बेटा उसका पावर क्या कर देंगे, हाफ, मतलब 10 to the power -2 था क्या, हाँ 10 to the power -2 था, उसका पावर 1/2, मतलब 10 to the power -2। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. एक और क्वेश्चन पूछूंगा, छोटा सा एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से बताओ तो। Yes, sir. अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और, इफ N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3 और Kc की वैल्यू इसकी है बेटा 10 to the power मान लो -4, देन आपको बताना है N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3/2 gives NH3 होगा ना बेटा, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई होगा, है ना, यहाँ पे हाफ किया हूँ तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखना बेटा है, यहाँ पे हाफ नहीं। देन आपको मेरे को बताना है बेटा 4NH3 is in equilibrium with 2N2 plus 6H2, इसके लिए K-C की वैल्यू बताइए, चल फास्ट। Ten to the power 8. हाँ गड़बड़ कर दी बेटा, तू गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, सही सही जा रही, सही जा रही। 10 to the power 16. नहीं नहीं, पहले क्या बोली, कौन बोला 10 to the power 8, कौन बोला, जल्दी से बताओ मेरे को। सर मैं ही बोली। नाम बताना बेटा, मेरे को कैसे समझ में आएगा तो कौन। हाँ हरलीन। हरलीन, हरलीन बेटा तू एकदम सही बोलती। बच्चे सुनो, यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा एक काम करो, इसमें 2 स्टेप अपने करने, पहले इसको पलट दो, पहले क्या करो बेटा, इसको पलट दो, इसको पलट के लिखो 2NH3 is in equilibrium with N2 plus 3H2, तो इसके लिए K-C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 10 to the power 4। बोलो हाँ सर सही बात है, इसको पलट दोगे तो क्या लिखोगे, इसके लिए क्या हो जाएगी 1/10 to the power -4, इट मींस 10 to the power 4। हाँ कि नहीं बोलो, हाँ कि नहीं बोलो। Yes, sir. बेटा इस रिएक्शन को पलट दिए तो 10 to the power -4 क्या हो गया, 10 to the power 4। आया समझ में। Yes, sir. अब इस रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2, अगर यहाँ पे आपने 2NH3, मतलब इसको आप देखो 2 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4NH3 2N2 प्लस 6H2, तो जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो K-C क्या हो जाएगा बेटा, इसमें तुम 2 मल्टीप्लाई किया हो ना, तो 10 to the power 4 का पावर 2, मतलब 10 to the power 8। क्लियर है, क्लियर है बेटा। यस सर। मतलब Yes, मेरे sir. बोलने का मतलब क्या है कि आपको एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं। मैंने इसको पलटा भी, मतलब 10 to the power -4 को 10 to the power 4 किया और 2 भी मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 10 to the power -10 to the power +8, जो कि क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बच्चे, कोई तकलीफ हुई आप लोगों को अभी तक पूरा ये पार्ट करने में? No, sir. तो जल्दी नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. एनसीईआरटी पढ़ लेना बेटा, है याद से, क्या पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। यस सर। हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए फिर, इतना समझ में आ गया। जो डाउट रहता है ना बेटा पढ़ते टाइम, वो तुम लोग कोई नहीं भेजता मेरे को, अरे कोई तो पढ़ते टाइम किसी को डाउट नहीं होता क्या कुछ भी,
वो भेजा करो ना, जितने भी टीचर्स हैं उनसे डिस्कस किया करो। समझ में आया बेटा? ऑनलाइन को भी Yes, sir. ऑफलाइन जैसा लोगे तो बढ़िया रिजल्ट दोगे, ठीक है? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड बाय, ठीक है? नेक्स्ट Thank you, क्लास में sir. मिलते हैं Thank you, बच्चों, sir. है ना? Thank you, sir. Thank you.